गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आप सभी जानते हैं आज है 27 अगस्त। ठीक है, स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम लोग। तो 27 अगस्त है 2025 और यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, उसको यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। तो आप स्टेट पीसीएस का अगर तैयारी कर रहे हैं, कमीशन एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं या वनडे एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो बहुत आपको हेल्प करेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मेंस को लेकर, इंटरव्यू को लेकर और प्रीलिम्स को लेकर जिस ट्रेंड में क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, उसी ट्रेंड को यहाँ पे फॉलो किया जाता है। चलिए एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है ना, अभी आपको पता है अमेरिका ने भारत पे 50% का टैरिफ लगाया हुआ है और इसी को लेकर जो है ना पूरा न्यूज वायरल है, पूरा न्यूज़पेपर कवर है। अब देखो ना, जब से ये अनाउंसमेंट हुआ ना, तब से आप न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज देख लो, लास्ट पेज देख लो, मिडिल पेज देख लो, सब में आपको कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट देखने को मिल जा रहा है। तो यहाँ पे इसका मेंस में क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि जो अमेरिका के द्वारा जो भारत पे 50% का टैरिफ लगाया गया है, तो भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड होता है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए इम्पैक्ट में याद रखिएगा, अगर आपको 4 से 5 पॉइंट भी याद है ना, तो आप एग्जाम हॉल में बैठ के जो हार्ड से हार्ड क्वेश्चन जो आता है ना, जो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है ना मेंस वाले, आप उसका क्वेश्चन को फ्रेम कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आप जो तैयारी कर रहे हो ना और आप जो पढ़ रहे हो, तो उसमें से कुछ कुछ पोर्शन ऐसा होगा जिसको आपने कभी कभी पढ़ा होगा और एग्जाम में क्वेश्चन वैसे पूछ लिए जाते हैं, तो उसका आंसर कैसा लिखना है आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर पूछेगा आपसे कि भारत और अमेरिका का जो व्यापार है उस पर क्या असर पड़ेगा, तो आपको पता है ना कि जो अभी लगाया गया है टैरिफ अमेरिका के द्वारा भारत पे, तो व्यापार पे तो असर पड़ेगा ही, साथ ही रोजगार पे भी असर पड़ रहा है। आपको पता है ना, देखिए जो तिरुपुर है, नोएडा है, सूरत, ये जो तमाम शहरें थे जहां पे एक्सपोर्ट किया जाता था अमेरिका को, ठीक है, तो वहां पे प्रोडक्शन को रोक दिया गया है, तो व्यापार पे असर पड़ा। अब बताइए, जहां पे प्रोडक्शन हो रहा था तो वहां पे लोग तो काम कर रहे होंगे, अब वहां पे प्रोडक्शन को रोक दिया है तो जो रोजगार में लगे होंगे उनको अब हटाया जाएगा, तो रोजगार पे भी असर पड़ा ना। थर्ड ध्यान रखिए, भारत का एक्सपोर्ट पे भी असर पड़ेगा। ठीक है, तो ये 3 चीज अगर याद है, आपसे यही पूछेगा कि क्या इंपैक्ट पड़ा, तो आप ये तीनों चीज को लिख के देख लीजिएगा। ठीक है, साथ ही इन्वेस्टमेंट पे भी असर पड़ेगा। ठीक है, भारत का जो कॉम्पिटिटिवनेस था ग्लोबल लेवल पे, वो अब नहीं रहा। क्लियर है, तो जो बाकी जो देश हैं, जो अब भारत की जगह जो है ना, वो लोग अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, कंबोडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, थाईलैंड हो गया, ये सब देश को फायदा मिलेगा। तो ये सब इम्पैक्ट है। ठीक है, और आपको बता दें अमेरिका ने ये टैरिफ क्यों लगाया है, तो इसके पीछे 3-4 वजह है। कुछ हिडन है और कुछ को उसने जो है ना वैश्विक लेवल पे बताया। जैसे कि रसिया यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, तो उसको समाप्त करने के लिए इस तरह का टैरिफ लगाया गया। ऐसा क्यों बोला, क्योंकि अमेरिका ने भारत पर आरोप लगाया ना कि वो सस्ता में तेल खरीदता है रसिया से और उसको अपने अधिक से अधिक मुनाफे में बेचता है, तो इससे भारत को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है और रसिया को भी जो यहाँ पे इकोनॉमिक हेल्प हो जा रहा है, तो ये सही नहीं है। दूसरा क्या है कि भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड है ना, वो ट्रेड डेफिसिट है, मतलब भारत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को, तो वो अपना ट्रेड को बैलेंस करने के लिए ऐसा कर रहा है। थर्ड क्या बोल रहा है कि और भी, जैसे कि आपने देखा है कि ब्राजील को लेकर, माफ कीजिएगा ब्राजील नहीं, ब्रिक्स को लेकर अमेरिका को प्रॉब्लम है। अमेरिका को लगता है कि उसका डॉलर का जो सॉवरेनिटी है, जो एक्सेप्टेंस है, वो ब्रिक्स के आने से घट जाएगा, तो वो जो है ना ब्रिक्स के मेंबर पे किसी ना किसी तरीके से जो है ना टैरिफ लगा के उस पर दबाव बनाने का कोशिश कर रहा है। ये हो गया। एक और कारण क्या था कि अमेरिका जो है ना भारत के मार्केट में इंटर करना चाहता है, एग्रीकल्चर वाला। ठीक है, और जो डेयरी सेक्टर वाला है ना भारत का, उसमें इंटर करना चाहता है। तो ये सब कारण है और आपको यही सब कारण को ध्यान में रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम हॉल में बैठ के अगर इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो आप आंसर को फ्रेम कर सकते हो, क्योंकि मैंने इसको पर्सनल एक्सपीरियंस किया था। क्योंकि आप जो है ना, मान लीजिए आपको 20 क्वेश्चन लिखना है, तो आप जो 12 से 15 क्वेश्चन तो आप लिख लोगे प्रैक्टिस के आधार पे, लेकिन जो 7 से 8 क्वेश्चन है ना, आपको एग्जाम हॉल में बैठ के आंसर प्रिपेयर करना पड़ता है और उसको जो है ना 2 से 3 मिनट में लिखना होता है। और आप जितना भी पढ़ लो, सब कंटेंट आपको याद नहीं आएगा एग्जाम हॉल में, इसलिए जितना हो सके पॉइंट को बार बार रिवाइज करें। ठीक है, और यही सब पॉइंट को जहां भी मौका मिला आपको वहां पे क्या करना है, लिखना है। चलिए ये हो गया हम लोग का। दूसरा देख लीजिए,
ये है न्यायमूर्ति, सुप्रीम कोर्ट के ये जज हैं। और यहाँ पे जो है ना कॉलेजियम सिस्टम के बारे में बात किया गया है। यहाँ पे पटना हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है ना, उनके बारे में बात किया गया है। यहाँ पर बात किया गया है कॉलेजियम सिस्टम का जो प्रणाली है उसके बारे में बात किया गया है। कॉलेजियम सिस्टम में कितने मेंबर होते हैं उसके बारे में बात किया गया है। हम लोग इस पॉइंट को क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि कमीशन में यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप यूपी पीसीएस का पेपर देख लीजिए, उत्तराखंड पीसीएस का पेपर देख लीजिए, मध्य प्रदेश का पेपर देख लीजिए, बिहार का देख लीजिए, झारखंड का देख लीजिए, कॉलेजियम सिस्टम से बहुत बार क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कॉलेजियम सिस्टम में 5 मेंबर होते हैं, 4 तो होंगे आपके सीनियर मोस्ट जज और साथ में एक कौन होते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है। ये हो गया। फिर पटना हाई कोर्ट के जो जज है ना, जो जज है वहां के हाई कोर्ट के, क्या नाम है उनका? विपुल मानूभाई पंचोली। इनको जो ना सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने के लिए इनका नाम का सिफारिश किया गया है कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा। तो यही पूछता है कि कॉलेजियम सिस्टम का काम क्या होता है। आप देखोगे ना, जो हाई कोर्ट के जज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, उनका ट्रांसफर होता है, कौन करता है? कॉलेजियम सिस्टम नाम का सिफारिश करता है। फिर जाकर जो राष्ट्रपति होता है ना, इस नाम का सिफारिश को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ठीक है, ये बनेंगे हमारे हाई कोर्ट के जज, यही बनेंगे हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज। और आपको बता दें कमीशन में ये वाले भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ रहा है। एक होता है सांसद और एक होता है राष्ट्रपति। अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या को बढ़ाना है तो ये पावर है संसद को। किसको है? संसद को है। और हाईकोर्ट में जजों की संख्या को बढ़ाना है तो ये पावर किसको है? राष्ट्रपति को है। और ये क्वेश्चन कमीशन में बार बार पूछा है। अब बिहार के एग्जाम में क्वेश्चन जाकर देख लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डाउनलोड करके, वहां पे ये सब क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किए और लोग गलती कर देते हैं। जब हाईकोर्ट के बारे में पूछा तो लोग संसद को मार दे रहा है, और जब ठीक है, और जब सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछ रहा है तो राष्ट्रपति को टिक मार दे रहा लोग, जो लोग बार बार रिवाइज नहीं करते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम आएगा, लेकिन बार बार पढ़ते रहिएगा तो प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगा। अब यहां पर बात किया गया है एआई को लेकर। देखिए एआई जो है ना यूनिवर्सल टॉपिक हो गया। अभी एक साल के अंतर्गत जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, सब में एआई को लेकर क्वेश्चन फ्रेम किया जा रहा है। कभी बोलेगा कि कुछ शब्द सुर्खियों में रहते हैं तो किस चीज से जुड़ा हुआ है, एआई का क्या नफा है, इसका क्या नुकसान है, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बायोलॉजी के सेक्टर में काम करता है, क्या ये डिफेंस के सेक्टर में काम करता है, क्या ये एजुकेशन के सेक्टर में काम करता है, क्या ये इंसानों को काम को आसान कर दिया है, क्या ये लोगों की प्राइवेसी को नुकसान पहुंचाता है, क्या फेक न्यूज को बहुत ज्यादा वायरल करता है, क्या ये पूर्वाग्रहित है। इस तरह के जो ना तमाम टॉपिक देखने को मिलता है। कुल मिलाकर जब इस आर्टिकल को पढ़िएगा ना तो आर्टिफिशियल का यूज आप देखोगे कि किन किन सेक्टर में यूज हो रहा है, इसको लेकर क्या संभावनाएं हैं, क्या डर है लोगों को। ये हो गया। जैसे एआई के आ जाने से लोगों को लग रहा है कि हमारा जॉब खतरे में हो जाएगा। भाई जॉब खतरे में नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि एआई जो है ना फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है तो सीख लीजिए ना, लोगों का जॉब क्यों चला जाएगा। एआई के आने से जॉब नहीं खत्म कर रहा है, जॉब को क्रिएट कर रहा है, लेकिन आपको अपडेट होना होगा। और आप एक ही चीज को पकड़ के बैठे रहिएगा और अपने आप को अपडेट नहीं कीजिएगा तो कोई भी चीज आपको प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो यहां पर हम लोग बात करेंगे कि एआई के किन किन सेक्टर में यूज होता है, इसका बायोटेक्नोलॉजी मतलब बायोलॉजी में क्या इसका यूज है, इसके क्या नुकसान है, मशीन और एआई में क्या फर्क होता है, ठीक है, और क्या एआई जो है ना इंसान की जगह ले सकता है। तो इस तरह के जो प्रश्न है ना उसका जवाब इस आर्टिकल में लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको बता दें कि 21वीं सदी जो वर्तमान युग चल रहा है उसमें एक परिवर्तनशील जो क्रांति है ना वो एआई को माना जा रहा है। आपको बता दें कि जो मानव सभ्यता का जो सोचने का तरीका है, जो काम करने का तरीका है, जो सीखने का जो तरीका है ना उसमें बदलाव आया है तकनीक के कारण। ठीक है, तो इसका यूज हम लोग देखेंगे बायोलॉजी में। सबसे पहला देख लीजिए एआई का यूज कहां कहां हो रहा है। तो एआई का यूज मशीनीकरण में हो रहा है। आप देखोगे साउंड में हो रहा है, साउंड टेक्नोलॉजी में हो रहा है, यातायात में हो रहा है, साइबर सुरक्षा में हो रहा है, फिर यहाँ पे एजुकेशन में हो रहा है, स्मार्ट क्लास को लेकर, स्मार्ट लाइब्रेरी को लेकर। आप देखोगे डिजिटली पढ़ाई को लेकर यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, फिर आप देखोगे यहाँ पे कौन सा हेल्थ सेक्टर में इसका यूज हो रहा है, डाटा को एनालिसिस करने के लिए, ठीक है, डायग्नोस्टिक करने के लिए, सर्जरी करने के लिए, रोबोटिक को ऑपरेट करने के लिए, इन तमाम सेक्टरों में इसका यूज हो रहा है। फिर बात करेंगे यहाँ पे बायोलॉजी में, इसी को लेकर टॉपिक लिखा हुआ है। देखिए बायोलॉजी में जो है ना हम लोग जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, उनकी जीन के बारे में स्टडी करते हैं, हम लोग मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं, हम लोग रोगों को पढ़ते हैं कि कैसे काम करता है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। ठीक है, इसका पर्यावरण पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है, जैव विविधता पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। बायोलॉजी का हम इंपॉर्टेंस बता रहे हैं, उसके बाद एआई को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है,
तो हम लोग बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं कोशिका की बनावट कैसा है, जीन कैसे काम करता है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, इसके बारे में स्टडी करते हैं, उसका इम्पैक्ट देखते हैं कि पर्यावरण पे, स्वास्थ्य पे, हमारे बायोडाइवर्सिटी पे क्या पड़ता है। लेकिन एआई के आ जाने से, ठीक है, जो जटिल प्रक्रिया होता था ना, जो कॉम्प्लेक्स होता था, उसको आसान कर दिया है, ठीक है। लेकिन आपको बता दें कि इसके कुछ नुकसान भी है, जैसे कि इसमें नैतिक मोरल का कमी होगा एआई में। आप देखोगे ना, जो एआई जो काम करता है ना, वो डाटा पे काम करता है। आप उसको जो डाटा दोगे उसी के आधार पे एनालिसिस करके आपको निष्कर्ष देगा, रिजल्ट देगा, ठीक है। तो इसके नुकसान क्या है कि मान लीजिए गलत, पहले से ही गलत डाटा हम दे देंगे एआई को, तो उस गलत डाटा के आधार पे गलत निर्णय ले सकता है, तो इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? 2 हो गया। थर्ड है कि इंसान में संवेदनाएं होती है, जिज्ञासा होता है, लेकिन वो मशीन में नहीं होता। ये फर्क है, और इसी कारण एआई का आलोचना होता है, ठीक है। बहुत बढ़िया। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो बच्चे हैं, जैसे बायोलॉजी के सेक्टर की अगर बात करें, तो बायो में बहुत सारी जो है ना जटिल प्रक्रियाएं होती है, तो उसको 3D और एनिमेशन के माध्यम से एआई का यूज करते हुए हम लोग सीख सकते हैं, लोगों की जिज्ञासा बढ़ा सकते हैं, ठीक है, और इन तमाम सेक्टरों में जॉब क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सब अच्छी अच्छी बातें याद रखिएगा, थोड़ा सा नुकसान वाला को भी ध्यान रखिएगा। जैसे प्राइवेसी को लेकर यहाँ पर बात कर रहे हैं, आप देखोगे अभी जो एआई का यूज करके जो फेक वीडियो बनाए जा रहे हैं, है ना, तो अब आपको ये पहचानने में दिक्कत हो जा रहा है ना कि कौन सा जो है वीडियो असली है, कौन सा जो है नकली है। ये पहचान करना एक बहुत बड़ा चुनौती बना हुआ है। अब किसी का भी वीडियो वायरल हो रहा है, तो आप देखोगे, जब उनसे पूछिएगा कि आपके बारे में जो है ना इस तरह की जो है अभद्र टिप्पणी किया गया था, या अभद्र जो है ना वीडियो आपका वायरल हो रहा है, क्या ये सही है? तो उनका जवाब क्या हो रहा है कि नहीं, ये एआई के माध्यम से एडिट करके इसको वायरल किया गया है, ठीक है। तो इस तरह का चुनौती देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट मूव करें हम लोग। तो आपसे मेंस में क्वेश्चन पूछेगा कि एआई का यूज किन किन सेक्टर में हो रहा है, एआई से क्या नुकसान हो सकता है, इस पे प्रकाश डालें। छोटा सा क्वेश्चन पूछेगा आपसे, तो आपको ये सब पढ़ना होगा। अब बात करेंगे यहाँ पे बिहार में होने वाला है इलेक्शन। हर राज्य की अपनी अपनी समस्या होता है। जैसे उत्तराखंड में आप देख लीजिए, वहां पे आप देखोगे ना, उत्तराखंड में तो जो नेचुरल डिजास्टर है वो बहुत बड़ा चैलेंजेस बना हुआ है। बिहार में आप देखोगे लॉ एंड ऑर्डर बना हुआ है। छत्तीसगढ़ में देखोगे तो वहां पे नक्सली बहुत बड़ा समस्या बना हुआ है। दिल्ली में अगर आप देखोगे तो आपदा, वायु प्रदूषण बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। तो ये सब चीजों को हम लोग कैसे ठीक करेंगे? तो हम लोग बात करें बिहार के संदर्भ में कि बिहार में जो है ना सुशासन का सरकार है, ठीक है, गुड गवर्नेंस का सरकार है। लेकिन आप देखोगे वहां पे, जब आप कह रहे हो कि सुशासन का सरकार है, तो वहां पे अपराध कैसे बढ़ रहे हैं, वहां पे दिन दहाड़े हत्याएं कैसे हो रही है, वहां पे अपहरण हो जा रहा है, बच्चों को मार दिया जा रहा है। तो इस तरह की घटनाएं हो रहे हैं। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की अगर बारंबारता अगर हो रहा है ना, तो ये सही नहीं है। एक आध घटना हो जाता है, समझ में आता है उसको, लेकिन घटना घटने के बाद भी जो पुलिस का जो रवैया है कि वो निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पा रही है, वो अपराधी को नहीं पकड़ पा रही, ये और एक चैलेंजेस है। देखिए, अपराध तो हो जाता है, और लेकिन अपराधी को पकड़ने की जो प्रक्रिया है उसमें डिले नहीं करना चाहिए। तो वो सब चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंजेस है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इंटरव्यू का टॉपिक है। अगर मान लीजिए बिहार से जुड़ा हुआ आप एग्जाम दे रहे हैं और इंटरव्यू फेस कर रहे हैं, तो आपसे पूछेगा कि बिहार में कौन कौन सा न्यूज़ को लेकर वायरल है बिहार, तो आप बताओगे डेवलपमेंट को लेकर है, महिलाओं के एजुकेशन को लेकर है, 35% का रिजर्वेशन को लेकर है, 50% पंचायती राज सिस्टम को लेकर चर्चा होते रहता है, ठीक है, और रोजगार का एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रहा है बिहार। बिहार जो है ना महिलाओं को लेकर और रोजगार को लेकर एक रोल मॉडल बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑपरेशन कालनेमी, ये बहुत चर्चा में चल रहा है। ये जो है ना उत्तराखंड का योजना है, याद रखिएगा, ऑपरेशन कालनेमी। आप लोग, कई लोग जो है ना कुंभ मेला गए होंगे, हम भी गए थे, तो वहां पे आपने देखा ना, जो हिंदू धर्म का जो सनातन धर्म है, जो हिंदू रीति रिवाज है, जो सनातन संस्कृति है, उसका जो है ना लोग लाभ उठाकर, ये लोग कोई बांग्लादेशी निकल रहे हैं, कोई लोग किन्नड़ निकल रहे हैं, ठीक है, कोई अन्य देश के जो है नागरिक निकल रहे हैं। ये लोग क्या करते हैं ना, साधु के भेष में, ऋषि मुनियों के भेष में आकर लोगों को ठगने का काम करते हैं। तो इससे जो है ना हिंदू जो कल्चर है और जो सनातनी परंपरा है उसको चोट पहुंचता है। तो उत्तराखंड सरकार ने कहा कि ये अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो उन्होंने ऑपरेशन कालनेमी रखा। और जो सनातन संस्कृति है उसके आड़ में अगर ठगी करता है या धार्मिक भावनाओं को ठोस पहुंचाता है, तो उस पर जो है ना कार्रवाई किया जाएगा। और उसी को ध्यान में रखते हुए ना लगभग 200 लोगों को पकड़ा गया है। ये लोग बांग्लादेशी नागरिक है, और ये लोग अपना पहचान को छुपाकर साधु और ये बन के
ठीक है, लोगों का ठगने का काम कर रहे हैं। तो इससे जो हमारी कल्चर है ना, उस पर क्या होता है, चोट पहुंचता है। हमारी जो धार्मिक भावनाएं है ना, उसको चोट पहुंचता है, जो कि सही नहीं है। और यहाँ पर देखो, अल्पसंख्यक समुदाय भारत में कौन कौन है? सबसे पहला जैन है, बौद्ध है, पारसी है, ईसाई है, मुस्लिम है। लगभग 6 जो है ना कम्युनिटी के लोग जो है ना अल्पसंख्यक में आता है। लेकिन अल्पसंख्यक में भी सबसे ज्यादा मेजोरिटी किसका है? मुस्लिम का है। तो यहाँ पे आप देखोगे ना कि मदरसा जो बोर्ड है ना, उसको खत्म करके अल्पसंख्यक बोर्ड बनाया गया। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अभी हाल ही में किस राज्य ने मदरसा बोर्ड को समाप्त करके अल्पसंख्यक बोर्ड बनाया? तो देखिए, मदरसा बोर्ड का मतलब क्या हो रहा था, एक मुस्लिम कम्युनिटी को ही रिप्रेजेंट किया जा रहा था। लेकिन जब अल्पसंख्यक बोर्ड बन गया ना, तो जितने भी कम्युनिटी हैं माइनॉरिटी वाले, उनको भी यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। तो ये एक अच्छा कदम है, समावेशी है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बात करेंगे हिंदी वर्सेस जो क्षेत्रीय भाषा है। अभी आप देखोगे ना, हिंदी को लेकर इतना लोग विरोध कर रहे हैं, ठीक है, कि नहीं हम जो है हिंदी नहीं सीखेंगे। भाई, हिंदी अगर हम लोग नहीं सीखेंगे, तमिल हम लोग नहीं सीखेंगे, तेलुगु हम लोग नहीं सीखेंगे, बांग्ला हम लोग नहीं सीखेंगे, तो क्या विदेश वाले आके सीखेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी भाषा का विरोध नहीं करना चाहिए। जैसे मराठी में आप देखोगे, वहां पर बोल रहा है कि आपको मराठी बोलना अनिवार्य है, अनिवार्य नहीं करना है। जैसे मान लीजिए हम भी जाके महाराष्ट्र में रहेंगे तो मराठी सीख लेंगे, क्या दिक्कत है? वो भी तो हमारा ही लैंग्वेज है, इंडियन लैंग्वेज है ना। तो कभी भी भाषा का विरोध नहीं करना चाहिए। जब भी मौका मिले भाषा को सीखिए, क्योंकि अगर भाषा सीखते हैं ना, तो आप लोगों से कम्युनिकेट कर सकेंगे, लोगों की समस्या को जान सकेंगे, लोगों को सॉल्यूशन प्रदान कर सकेंगे। उस भाषा में जो लिखा गया है पुस्तक, उसको आप पढ़ सकेंगे, वहां का साहित्य को समझ सकेंगे। बहुत सारे जो है ना बहुत सारी जानकारी हम लोग इसलिए नहीं पा पाते हैं क्योंकि उस लैंग्वेज में हम लोग पढ़ ही नहीं पाते हैं। जैसे अभी आप देखोगे, हड़प्पा जो सिविलाइजेशन है, उसका लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। और तमिलनाडु सरकार ने, आई थिंक, मुझे अगर गलत नहीं है तो तमिलनाडु सरकार ने कहा कि जो भी इस भाषा को पढ़ेगा उसको करोड़ों रुपया दिया जाएगा इनाम के रूप में। तो भाषा जानना बहुत जरूरी है। आपको मौका मिले ना, हर लैंग्वेज को कीजिए वहां पे। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जा रहे हैं तो वहां का भाषा सीख लीजिए, लोगों से आप रूबरू हो पाएंगे, लोगों से कम्युनिकेट अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे खैर ये सब तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे भाषा को लेकर जो है ना राजनीति जो चल रहा है अभी चर्चा में, जैसे कि आप देखोगे महाराष्ट्र वाले हिंदी का विरोध कर रहे हैं, फिर आप देखोगे तमिल वाले जो है यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कर्नाटक वाले इसका विरोध कर रहे हैं हिंदी का। तो ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे जो है ना हिंसा बढ़ता है। आप एक भाषा के प्रति आप जो है ना वो क्या बोलते हैं उसको, नेगेटिविटी फैला रहे हो, जो कि सही नहीं है। और आपको पता है ना, पवन कल्याण जो साउथ इंडियन एक्ट्रेस हैं, माफ की एक्ट्रेस नहीं, एक्टर है वो, उन्होंने कहा कि तमिल वाले जो लोग हैं ना, जो तमिल इंडस्ट्री है, वो लोग क्या कर रहे हैं, हिंदी मूवी का मतलब हिंदी भाषा का विरोध कर रहे हैं, लेकिन अपनी फिल्मों को वो बिहार, उत्तर प्रदेश या नॉर्थ वाले क्षेत्रों में डब करके हिंदी में उसको प्रचारित कर रहे हैं, वहां पे फैला रहे हैं और पैसा अर्न कर रहे हैं। तो वो सही है, लेकिन आप हिंदी का विरोध करोगे यहाँ पे, ठीक है। आप किसी का भाषा विरोध नहीं करो, हाँ, अपना लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने का अधिकार सबको है। जैसे आपने देखा था, भूमिज जो लैंग्वेज है ना, वो बंगाल में बोला जाता है किन्हीं क्षेत्रों में, और वो लैंग्वेज जो है ना खत्म हो रहा था, लुप्त हो रहा था, लेकिन उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने हिंसा या राजनीति का सहारा नहीं लिया, बल्कि अपने ही लोगों से कहा कि आप लोग जो है ना भाषा सीखिए और अपने साथ जो है ना लोगों को जोड़िए, उस भाषा को सिखाइए लोगों को। तो ये एफर्ट लगाया था और ये 50,000 लोग पहली बार सीखे थे। अब वो लोग क्या कर रहे हैं ना, एक एक दो दो लोगों को सिखा रहे हैं, तो लाखों की संख्या हो गया। ऐसे करते 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 करोड़ों में संख्या हो जाएगा। तो अपना लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको खुद प्रयास करना होगा। अब दूसरों को कमूत नहीं ताक सकते, क्लियर है। तो यही सब चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। और हिंदी जो है ना, जैसे कि तेलुगु जो भाषा है उसको माँ का दर्जा दिया गया है, ठीक है। तो मौसी भी होती है ना, तो हिंदी को मौसी की तरह यहाँ पे बात किया गया है। तो ऐसे जो है ना पवन कल्याण जो साउथ एक्टर हैं, उन्होंने कहा था, तो इनका बहुत आलोचना किया गया था, ठीक है, इस बात को लेकर। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे एससीओ समिट को लेकर। आपको पता ना 2025 का एससीओ समिट कहाँ पे हो रहा है? वो हो रहा है चाइना में। कौन शहर में हो रहा है? तियानजिन शहर, इसको याद रखिएगा। कुल कितने मेंबर हैं? 10 मेंबर। ये सब टॉपिक क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछता है। और एससीओ जो बना था ना, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और भारत ने कहा कि अभी हम जो जा रहे हैं ना चाइना में, तो हम आतंकवाद को लेकर पूरी आलोचना करेंगे, पूरी खंडन करेंगे, क्योंकि
उसको प्रोटेक्ट करने वाले आतंकवाद को, उसको आश्रय देने वाले लोगों को हम वहां पर बेनकाब करेंगे। ठीक है, तो भारत में एससीओ समिट हुआ है क्या कभी? आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे हम लोग प्रोजेक्ट 70A क्या है, और हम लोग बात करेंगे सुदर्शन चक्र प्रणाली क्या है। ये दो बारे में बात करेंगे, और आयरन डोम क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट 17A। इसके तहत जहाज देख रहे हैं ना, पानी वाला जो युद्धपोत जहाज है, उसका निर्माण किया जा रहा है प्रोजेक्ट 70A के तहत। पहला ही हो गया। सुदर्शन चक्र क्या है? 2035 तक हम लोग अपने जितने भी डिफेंस वाले जो सुरक्षा प्रणाली है उसको तैनात करेंगे, क्योंकि अब जो है ना जमीन पर लड़ाई नहीं हो रहा, अब हो रहा लड़ाई आसमान में ड्रोन के माध्यम से, हाइपरसोनिक मिसाइल के कारण। ठीक है, और एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करते यहाँ पे युद्ध हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सुदर्शन चक्र प्रणाली का यहाँ पे जो है विकास करेंगे 2035 तक। आयरन डोम क्या है? ये इजराइल का टेक्निक है और सुरक्षा प्रणाली कह लीजिए इजराइल का, जो अपने एयर डिफेंस को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। अब आ जाइए यहाँ पे कि भारत, ये जो संविधान है हमारा, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जब फ्रांस से हम लोग क्या लिए हैं, समानता और बंधुत्व को हम लोग क्या किए हैं, अडॉप्ट किए हैं। जर्मनी से हम लोग क्या किए हैं, आपातकालीन के लिए दौरान राष्ट्रपति जो है ना मूल अधिकार, ये सब चीज कहां से लिए हम लोग, जर्मनी से लिए हैं। इस फैक्ट को याद रखिएगा। अभी कौन सा देश चर्चा में है सबसे ज्यादा? अमेरिका चर्चा में ना, तो अमेरिका से देख लीजिएगा। मूल अधिकार, न्यायिक पूर्णावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का पद, महाभियोग, अध्यादेश, प्रस्तावना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायाधीश हटाने की विधि। ठीक है, तो ये जो है ना अमेरिका को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अमेरिका भी टैरिफ लगाया भारत में, बहुत चर्चा में चल रही है। तो यहाँ पर देखिए इथोपिया, सोमालिया, इरिट्रिया, जिबूती, ये जो है ना हॉर्न ऑफ अफ्रीका और इक्वेटर कौन कौन सा कंट्री से पास करता है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर विक्टोरिया जो है ना लेक भी है, उसको ध्यान में रखिएगा। ब्राजील किन देश के साथ सीमा साझा करता है, उसको ध्यान में रखिए। नेपाल जो है ना, आप देखोगे यहाँ पे गंगा नदी पास करता है, किन किन जिला से टच करता है, उसको ध्यान में रखिए। क्वेश्चन वहीं से पूछ रहा। यूक्रेन, बेलारूस, पोलैंड के साथ सीमा साझा करता है, उसको ध्यान में रखिए। गाजा पट्टी अभी न्यूज में चल रहा है, उसको ध्यान में रखिए। चौरा चौरी कांड कहाँ हुआ था, अमृतसर का जलियांवाला बाग का कांड कहाँ हुआ था, किस राज्य में हुआ था, उस घटना को याद रखिए। और ये पीडीएफ आपको चाहिए ना, तो 499 का पे करके आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।